जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है ईएमआरएस का जो हॉस्टल वार्डन का अभी पेपर हुआ है आज मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका जो आईसीटी का पोर्शन है, जो कंप्यूटर का पोर्शन है, उसकी आंसर की हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और हमने अभी जब इसके पहले वाला जो पीजीटी का पेपर था, उसका जो कंप्यूटर हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो देखने में ये आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जो पीजीटी में पूछा गया वो और आगे कोई जो एग्जामिनेशन ईएमआरएस के उसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये हम जो अभी जिनके एग्जामिनेशन बच रहे हैं 23 और 24 वालों जिनका बच रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो देख लें और समझ लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिपीट हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस लेवल का जो है कंप्यूटर में इन्होंने हॉस्टल वार्डन में पूछा है और इसमें कितने हम सही कर सकते थे। 31वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए। वेब ब्राउज़र नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन हो सकता है। एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम सभी यूज किए हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी यूज किए हो, मोजिला फायरफॉक्स ये भी इंटरनेट का, ये भी जो है वेब ब्राउज़र है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है ना, ये जो है डीबीएमएस है। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का। एक्सेस ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया एम एस एक्सेस। ये क्या है? ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वालों का जो वेब ब्राउज़र है, ये एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये। अब ये क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं। इन्होंने ये एक्सप्लोरर बंद कर दिया। एक्सप्लोरर की जगह पे ये क्या यूज करने लगे? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये इनका जो है वेब ब्राउज़र है। लेकिन ये एक्सेस जो है ये क्या है? ये वेब ब्राउज़र नहीं बल्कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगले पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन ये कह रहा है, अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ ऐसे सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने तथा उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की का समायोजन कौन सा? ये कह रहा है कि कॉपी करने या फिर और पेस्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, अल्टरनेट सी प्लस अल्टरनेट वी, अल्टरनेट बी प्लस अल्टरनेट सी। तो अल्टरनेट तो यूज ही नहीं होता, जो की यूज होता है वो कंट्रोल। पहले कॉपी करोगे ना, ये कह रहा है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने, तो पहले सी दबाओगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। और फिर कहीं और पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल बी दबाओगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले पेस्ट कर दिया बाद में कॉपी किया है। तो राइट आंसर आपका पहला है कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल बी। अगले पे आते हैं। 33वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ कक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध सीट मिल गया। सीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफिकीय विश्लेषण हो, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी? अब सीट आ गया, सीट की मतलब क्या यूज करोगे भाई? सीट पे कोई भी चीज़ बनाना हो, है ना। यहाँ पे देख लीजिए टेबुलर सीट। सीट के लिए सिर्फ एक्सेल यूज कर सकते हो और कुछ नहीं होगा, एक्सेल। तो जहाँ पे भी एक्सेल लिखा हो उसको सही कर लीजिए आप। एडोब प्रीमियर ये तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब का ये एडोब प्रीमियर क्या है? ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब एक्रोबैट ये तो पीडीएफ रीडर है, पीडीएफ रीडर है। और ये जो पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट, इसका प्रयोग तो पीपीटी बनाने में आएगा ना भाई, प्रेजेंटेशन। हमें तो सीट बनाना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका चौथा है। अगले पे आते हैं। अगला यहाँ पे 34वां ये देख लीजिए, छोटा सा दिया है, किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? इमेज के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है? डॉट पीडीएफ, नाम से क्लियर है ये तो पीडीएफ फाइल है। डॉट पीडीएफ ये इमेज फाइल नहीं होती है। डॉक, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट का हो गया। जो एमएस डॉक्यूमेंट में या एमएस डॉक में कोई चीज़ बनती है उसके लिए फाइल एक्सटेंशन है डॉट डीओसी। डॉट डब्ल्यूएवी ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है। और ये जो आईएनजी दिया है, या आप पिंग ले लीजिए, पिंग हो गया, जेपीजी हो गया, जेपीजे हो गया, जेपीजी हो गया, ये सब इमेज फाइल है। दिख तो नहीं रहा लेकिन यही राइट आंसर है चौथा। वही सिर्फ एक मात्र है जो कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। अगले पे आते हैं। 35वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस हमें बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
MS एक्सेस हमने पहले बता दिया। MS एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का DBMS है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये हटा दीजिए। हमें बताना क्या है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। MS माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, MS वर्ड, अरे ये वर्ड तो ये उसमें होगा भाई, ये तो लेटर बनाने के काम में आता है। एक्सेल ये भी सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है। ये जो विंडोज़ है ना, यही सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसमें? कंप्यूटर में। अगर मोबाइल पूछता तो आपका एंड्रॉयड हो जाता, लेकिन सिस्टम पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और इसमें एंड्रॉयड है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है वही सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में यूज हो रहा है। फिर आते हैं 36वें नंबर पे, कंप्यूटर की भाषा में रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, बताइए क्या होगा? रैंडम ऑप्शनल मेमोरी, रीड ओरिएंटेड मेमोरी, रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी द राइट आंसर हो सकता है। आप लोग रैम भी पढ़ के जाइएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम पूछ लिया हो तो हो सकता है अगली वाले में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उसमें रैम पूछ ले। आ जाइए 37वें पे। 37वें पे ये लिखा है कि यह एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर मतलब हानिकारक जो है सॉफ्टवेयर होगा, मालवेयर होगा। मालवेयर का मतलब ये होता है हानिकारक, जिसे हम सामान्यतः एक वैध या उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु आमतौर पर यह हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है और उसकी चोरी करता है अथवा उसे किसी अन्य हानिकारक क्रिया से करता है। तो एक तरह का ऐसा हमें मॉलवेयर बताना है जो दिखता है कि वो तो लेजिटिमेट है, सही है, एप्लीकेशन सही है, लेकिन जैसे उसको डाउनलोड कर लोगे सब कुछ सही चलेगा, लेकिन वो अंदर अंदर से जो है आपकी डेटा को, आपके जो है मोबाइल को नुकसान पहुंचाएगा, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, आपके डेटा को चोरी करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऐसे मॉलवेयर को क्या कहते हैं? एडवेयर। एडवेयर एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। ट्रोजन, स्पैम, स्पैम होता है ना, स्पैम ईमेल्स आते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं, तो ये नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर जासूसी के लिए लगाए जाते हैं, किसी की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए स्पाईवेयर लगाए जाते हैं, वो डेटा। तो ये देख लीजिए ट्रोजन हार्स। ट्रोजन हार्स जो होते हैं ना, ट्रोजन लिखा हुआ है, इसको ट्रोजन हार्स कहा जाता है। ट्रोजन हार्स या ट्रोजन जो होते हैं वो सामान्यतः एक वैध उपयोगी ऐप की तरह होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं, नुकसानकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं और डेटा या फिर जो भी सूचना होती है कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसको जो है वो चुराते रहते हैं। जो भी उसका हैकर होता है उसके पास वो भेज देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन। 38वें नंबर पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? एक इनपुट उपकरण नहीं है। प्लाटर, स्कैनर, माइक या फिर लाइट पेन। माइक से क्या होता है? माइक से बोलते हो ना भाई, आपकी वॉइस कंप्यूटर में कैसे जाती है? माइक से जाती है, तो ये इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाना है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ये जो है एक बड़े साइज का प्लॉटर क्या है? एक बड़े साइज का प्रिंटर, इसको समझ लीजिए। जो बड़े बड़े ग्राफिक्स लगे होते हैं ना, जो होर्डिंग वोर्डिंग लगाए जाते हैं, अरे एडवर्टाइजमेंट वाले जो है सड़क के किनारे जो बड़े बड़े जो है बोर्डिंग होर्डिंग लगे होते हैं, वो इसी प्लॉटर से बनते हैं। तो बड़े साइज का आप इसको जो है प्रिंटर समझ सकते हो। और ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। इससे हार्ड कॉपी निकलती है ना भाई, कुछ भी निकल रहा, हार्ड कॉपी निकल ही रही है, तो क्या हो गया? वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो है नहीं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगले पे आइए 39वां। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है कौन सा? एक्सेस हम फिर पढ़ चुके थे, देखो कितनी बार एक्सेस पूछा जा रहा है। याहू जो है सर्च इंजन था, बंद हो गया, लेकिन ये सर्च इंजन ही है। गूगल सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट वालों का सर्च इंजन है। और ये जो एक्सेस है ना, ये फिर वही आ गया, DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है, इसको हटा दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर DVD का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया है, हो सकता है अगली बार CD पूछ ले। कम्पैक्ट डिस्क, DVD बताइए। डिजिटल वॉइस डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डुअल वर्साटाइल डिस्क या फिर डुअल वीडियो डिस्क, बताइए फटाफट। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है। अगली बार के लिए CD तैयार करके जाना, कम्पैक्ट डिस्क हो सकता है ये पूछें। देखिए ये सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी PGT वालों में। PGT वालों में पूछा गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपको एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? यहाँ पे दे दिया कि हेल्थ एंड हाइजीन इन ये बोर्डिंग हाउस। इस विषय पे आपको एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आ गया ना, तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो PPT या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या यूज करोगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करोगे ना, और क्या यूज करोगे भाई? तो ये आपका MS पावर पॉइंट, इसी का यूज हम PPT बनाने के लिए कराते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी विषय दे दीजिए,
हो सकता है कि अगला जो 23-24 को एग्जामिनेशन है ऐसे ही वहाँ भी पूछेंगे, क्योंकि सेम बहुत सारा ये रिपीट कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें। एक तो पावर पॉइंट हो गया पीपीटी बनाने में, एक्सेल जो है सीट बनाने के काम आता है, एडोब एक्रोबैट पीडीएफ रीडर है, और एक्सेस हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगले पे चलते हैं, 42वां ये कह रहा है कि कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा। रिपोर्ट लिखना ना भाई, रिपोर्ट लिखना है या लेटर लिखना है, कुछ भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट भेजना, तो उसके लिए क्या यूज करोगे भाई, एम एस डॉक यूज करोगे ना, एम एस वर्ड यूज करोगे ना भाई, एम एस वर्ड। ठीक है, एक्सेस का यूज DBMS हो गया। एडोब प्रीमियर क्या हो गया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। टैली क्या होता है, टैली अकाउंटिंग में यूज आता है। तो लेटर लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन ये सब कुछ जो नहीं, वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड का ही प्रयोग आप जो है चाहे लेटर लिखो, चाहे रिपोर्ट लिखो, या कोई और डॉक्यूमेंट बनाना हो उसके लिए यूज होता है। 43वां ये कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या होता है। राउटर एक परिकलन यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, एक नेटवर्किंग उपकरण है, या एक इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट इनपुट को हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। राउटर यार इंटरनेट, ये जो है नेटवर्किंग के काम आता है राउटर। कैलकुलेट इससे कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये एक नेटवर्किंग उपकरण है, तो राउटर का इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एक नेटवर्किंग उपकरण है। 44वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। नहीं को अंडरलाइन करिए, ईमेल आईडी नहीं हो सकती। कौन सा, अनेक अंकों यानी डिजिट्स वाली ईमेल आईडी, अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी, अनेक @, वाली ईमेल आईडी, या अनेक डॉट्स वाली ईमेल आईडी। किसी ईमेल आईडी में आपने एक से ज़्यादा @ आप देखे हो, ये @ है ये वाला, एक से ज़्यादा, एक तो होता ही है। आपका भी ईमेल आईडी बना होगा तो .gmail होगा, @gmail होगा, या @ जो भी ईमेल आईडी आपकी होगी, लेकिन एक बार सिर्फ लगी होगी @ एक से ज़्यादा बार नहीं लगती। आप एक से ज़्यादा बार कोई भी डिजिट्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल नंबर्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, मल्टीपल डॉट्स यूज कर सकते हो, लेकिन एक वैध ईमेल आईडी में एक से ज़्यादा @ यूज नहीं होता। ये वाली साइन सिर्फ एक ईमेल में सिर्फ एक बार यूज होती है। तो यही वैध नहीं कि एक अनेक @ वाली ईमेल आईडी नहीं होती है, सिर्फ एक होता है। तो यही सही है। अगले पे चलते हैं। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने यानी शेयर करने के लिए एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक उपकरणों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क तैयार किए जाते हैं। लैन, पैन, मैन या वैन। ये वहाँ भी पूछा गया था, जो कल वाला PGT हुआ था उसमें भी यही सब पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि अगर आपको ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को जोड़ना है तो वो क्या कहलाएगा, पैन, बैन, मैन क्या कहलाएगा। और यहाँ पे इन्होंने प्रिंटर दे दिया गया। ये एक कंप्यूटर या कुछ आपस में कुछ डिवाइसेस जोड़ना हो तो वो पैन हो जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लैन कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, अगर पूरी ऑफिस हो, पूरी बिल्डिंग में अगर वो फैला हो तो हम उसको कह सकते हैं कि वो लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन पूरे शहर में फैला हुआ नेटवर्क हो यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन तो हो गया अगर वर्ल्ड वाइड हो, पूरे देश विश्व में फैला हो तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगले पे चलते हैं। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी PGT में पूछा गया था, क्लाउड कंप्यूटिंग से एक क्वेश्चन था, का लाभ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लाभ नहीं हो सकता। कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता। क्लाउड कंप्यूटिंग को सिर्फ अपने गूगल ड्राइव से याद रखो। गूगल ड्राइव पे जो भी आपका सब सेव है, फोटो या गूगल फोटो भी एक तरह का ड्राइव है, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, क्योंकि सब कुछ आपका जो फोटो हो रहा है कहाँ पे सेव हो रहा है, वो इंटरनेट के माध्यम से वो गूगल वाले स्टोर कर रहे हैं अपने, जो जहाँ भी उनका सर्वर होगा वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो गूगल ड्राइव इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट का MS ड्राइव आता है, उनका भी वन ड्राइव आता है, वो भी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप जो है आपके लिए आपको किसी सर्वर और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सब कुछ अपना ऑनलाइन कहीं पे दूर स्टोर करते हो, और जहाँ पे भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो भाई इसको रियल टाइम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट हो तो चाहे आप किसी भी समय कर लो और कहीं पर भी बैठ के कर लो। विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, हाँ कोलाबोरेशन भी कर सकते हो भाई, शेयर कर दो लिंक एक दूसरे से,
आप बैठो हम भी बैठे देखें आपस में, कोई भी एडिट करे, आप भी एडिट करिए, हम भी एडिट करें, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट या नेटवर्क की कनेक्टिविटी पर आधारित नहीं। अरे बिना इंटरनेट के क्या हो पाएगा। बैकअप और डेटा को पुनः स्थापित करना आसान है। ठीक है, बैकअप करना भी आसान है और डेटा अगर आपका खो जाए, डिलीट हो जाए, तो वहाँ से आप रीस्टोर आसानी से कर सकते हो। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ तो आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आपने जो भी फ़ोटो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने गूगल ड्राइव पे सेव कर रखी है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये बात सही नहीं है। ये पूछा ना कि कौन सा लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है। इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पे आश्रित नहीं, आश्रित है, 100% आश्रित है। बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होगा। आ जाइए 47वें क्वेश्चन पे कि आजकल कंप्यूटर भाषा में एआई लोकप्रिय है। एआई का नाम बता दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अगले पे देखते हैं। 48वां निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ गवर्नेंस हो गया। तो किससे जुड़ा हुआ है? वो उसके लिए सबसे पहले आरंभिक विधिक ढांचा किससे बना हुआ था? आईपीसी अंग्रेजों के ज़माने में बना था। उस समय इंटरनेट तो था ही नहीं। ई गवर्नेंस क्या आ जाएगा? ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट के लिए सबसे पहले कानून बना था 2000 में बना था, जिसको हम कहते हैं आईटी एक्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्ट कब बना था? आईटी एक्ट 2000 में बना था। वो सबसे पहले आरंभिक ढांचा यही है। फिर 2008 में इसको संशोधन किया गया। लेकिन जो ये पूछना आरंभिक विधिक ढांचा आईटी एक्ट 2000 में आ जाएगा। और ये बाकी वाले हैं, ये सब पुराने हैं। ये इनसे ई गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं। आईपीसी में साइबर क्राइम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उस समय था ही नहीं, इंटरनेट था ही नहीं, तो साइबर क्राइम कहाँ से आ गया? साइबर क्राइम के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में रेगुलेशन के लिए पहला कानून बना था आईटी एक्ट 2000। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें? टैली अभी हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी पीजीटी में भी एंटीवायरस से एक सॉफ्टवेयर एक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी वाले में, कल वाले पेपर में। यहाँ भी एक पूछा गया है। तो मैकफी पूछा गया था उसमें। तो मैकफी एंटीवायरस है, कैस्पर की एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, टैली यार अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। तो ये कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है कि स्टोरेज क्षमता सबसे छोटा से लेकर शुरू करते हुए सबसे बड़ी इकाई के रूप में आरोही क्रम में आपको बताना। पहले केबी आएगा, यानी किलोबाइट से मेगाबाइट से गीगाबाइट से टेराबाइट से पता नहीं कौन कौन से बाइट आ जाते हैं। तो जहाँ पे क्रम मिल जाए वो सही हो जाएगा। केबी, एमबी, जीबी, यही सही है। और कहीं सही है? हमें छोटे से लेके बड़े आरोही क्रम में लिखना ना भाई। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा हमें बताना है। तो जीबी एमबी ये उल्टा लिखा हुआ है। जीबी केबी एमबी उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे एमबी केबी जीबी ये भी उल्टा लिखा हुआ। राइट हो जाएगा। पहले केबी से बनता है एमबी, एमबी से बड़ा हो गया जीबी, जीबी से बड़ा हो गया। आगे बढ़ते चले जाओ। तो यहीं पे जो है हॉस्टल वार्डन का ये आईसीटी या कंप्यूटर का हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया है। अगले वो जो हिंदी का पोर्शन और इंग्लिश का, उसको भी हम लोग अभी उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।